हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पिछले 2 लेक्चरों में भी बताया गया था कि जो ये सीरीज है वो इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल के पोर्शन को सॉलिड करने के लिए स्टार्ट की गई है। और पिछले लेक्चर में भी आपको जो कंडीशंस बताई गई थी कि फिजिक्स न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, आपने उसमें बताई गई सभी कंडीशंस को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उनकी समरी या जिसको सारांश बोलते हैं उसके अंतर्गत सभी न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। तो ये जो सीरीज का मेन मोटिव था वो मोटिव ये है कि इस सीरीज के द्वारा आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इंटरमीडिएट फिजिक्स का वो सॉलिड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जो कि है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव, इससे रिलेटेड सभी फार्मूलाज को हम लोग समझेंगे और आप यूं ही कह सकते हैं कि सभी फार्मूलाज का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलाज। इन सभी फार्मूलाज को आप अच्छी तरीके से समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ ट्रिकी वे से भी हम लोग फार्मूलाज को लर्न करेंगे और या उनके फंडे से हम लोग उस न्यूमेरिकल को बड़े ही आसानी के साथ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला फार्मूला है इस टॉपिक से, जो पहला फार्मूला है इस टॉपिक का वो है आवेश के लिए, और आवेश Q के लिए हमारा फार्मूला है N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q है, जो Q है ये किसी वस्तु पर आवेश है, किसी वस्तु पर आवेश है। और जो N होता है, N ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E जैसा कि आपको पता है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। अब देखिए जो मेन फार्मूला है हमारा, वो हम लोग Q इज इक्वल टू N इंटू ई को लेकर के चल रहे हैं। और इस फार्मूले में हमने देखा कि Q जो है किसी वस्तु पर आवेश है और N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। देखिए इसी फार्मूले से अगर हमें N की वैल्यू चाहिए तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। और यदि हमें E की वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन N। E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन N। तो इस तरह से हमने एक फार्मूले से दो और फार्मूले देख लिए। अब आइए चलते हैं ट्रिकी वे में, जो कि हमने एक मेथड बनाया है, वो है वाई मेथड, वो है वाई मेथड। अब वाई मेथड से हम ये दो फार्मूले कैसे जो है प्राप्त करेंगे वो भी समझ लीजिए। अब जो मेन फार्मूला है हमारा वो है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। जो मेन फार्मूला है वो है हमारा Q इज इक्वल टू N इंटू ई। इसमें देखते हैं कि जो ये Q है ये दो टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो Q है ये N और E के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी इन दोनों के बराबर ये Q अकेला है। तो जो सिंगल है यानी दो पर भारी ये Q ही है, तो Q को हम क्या करेंगे, टॉप पर रखेंगे और ये जो टर्म दिए गए हैं N और E उनको हम नीचे रख देंगे, उनको हम नीचे रख देंगे। अब देखिए इसमें यदि हमें Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू ई। पहला फार्मूला आ गया हमारा। अब दूसरे फार्मूले के लिए देखिए, यदि हमें N की वैल्यू चाहिए,
हमें n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। दूसरा फार्मूला हमारा आ गया। अब देखिए यदि हमें E की वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन N। E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन N, यानी इलेक्ट्रॉनों E इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे Q अपॉन N। ये देखिए हमें तीसरा फार्मूला मिल गया। अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिस पर टोटल आवेश जो है Q है। ये कोई वस्तु है जिस पर टोटल आवेश क्या है, Q है, और इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। और जो एक इलेक्ट्रॉन है इस वस्तु पर, उस पर आवेश है E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक फार्मूले से दो फार्मूले देखे और हमने इसको अच्छी तरह से समझा कि जो Q है वो किसी वस्तु पर आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E जो होता है मूल आवेश होता है। उसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये जो Y मेथड है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये Y मेथड किसी भी तीन टर्म में आप यूज कर सकते हैं। ये ट्रिकी वे है। ये जो Y मेथड है वो आप किसी भी तीन टर्म के फार्मूले में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ में क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां देखते हैं कि जो V है ये I इंटू आर के बराबर है, यानी दो पे भारी है ये V। तो जो ये V है इसको हम टॉप पे रखते हैं, जो दो के बराबर है उसे हम क्या करेंगे, टॉप पे रखते हैं। इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। और I इंटू आर को नीचे रख देते हैं, I इंटू आर को नीचे रख देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे आप R को इधर रखें और I को इधर रख लें, सेम है। अब इसमें देखिए हमें V की वैल्यू चाहिए तो V इज इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर लगा दें आप। अब यदि हमें R की वैल्यू चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, V अपॉन I। इस तरह से आप इस Y मेथड से इन अलग अलग टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर फार्मूला हमारा इस टाइप में हो, जैसे ये दिया गया है, मान लीजिए I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो टॉप पर किसको रखेंगे, बात ये आती है टॉप पर किसको रखेंगे। अब देखिए इसमें टॉप पर कौन है, इसमें टॉप पर कौन है। अब देखिए जब एक होता है तो एक में टर्म में तो हम नहीं कंपेयर कर सकते कि टॉप में कौन है, लेकिन अब जब ये दो टर्म है तो इसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि टॉप पर कौन है। तो टॉप पर V है तो V को हम टॉप पर रखेंगे और बाकी I और R को नीचे रख देंगे, I और R को नीचे रख देंगे। तो इस कंडीशन में जो V इज इक्वल टू होगा I इंटू आर होगा, और I इज इक्वल टू होगा V अपॉन आर होगा, और R इज इक्वल टू होगा V अपॉन I। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला, जो कि है कूलाम्स लॉ से, जो कि है कूलाम्स लॉ से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो दूसरा फार्मूला है हमारा, ये है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा चार्जेस पर। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या सेम चार्जेस हैं जिनका नेचर भी सेम है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि जो दोनों चार्जेस आपके अपोजिट नेचर के हैं, यानी एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो उस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम का नियम क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इस नियम को हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस हैं, पहला है Q1 और दूसरा चार्जेस है हमारा दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी स्मॉल r। अब देखते हैं, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, यदि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों चार्जेस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों चार्जेस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि दोनों चार्जेस आपके अपोजिट साइन के हैं, मतलब पहला वाला माइनस हो गया और दूसरा वाला हमारा प्लस हो गया, तो इस कंडीशन में इन दोनों चार्जेस के बीच आकर्षण बल लगेगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि जो बल का फार्मूला होगा वो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे, वो कांस्टेंट हमने ले लिया k, तो ये हो गया k Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसमें जो k है, k ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, k क्या है, एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0 Q1 1/4πε0। अब ये 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके की वैल्यू इतनी होती है। अब देखिए, अगर इसी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आइए देखते हैं। इस वैल्यू को हम क्या करें, ऊपर पुट कर देते हैं, तो हमको फार्मूला मिल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमें फार्मूला मिल गया। अब ये जो फार्मूला मिला है ये उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हों, जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों। अब यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, जैसे मोम है, तेल है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए, इस तरह से हमको दो फार्मूले मिल जाते हैं। ये तो डेरिवेशन इसका हो गया, लेकिन हमको केवल और केवल फार्मूला ही हमको इसमें देखना है। तो आइए अब इसको हम अच्छी तरीके से दोनों फार्मूलाज को लिख लेते हैं। आपने इनका डेरिवेशन तो देख लिया। हमारा मोटिव केवल फार्मूला को किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे होल्ड करेंगे उस पे देखना है। डेरिवेशन की जो सीरीज है वो बाद में आप लोगों के लिए रखी जाएगी। तो इसमें देखते हैं हम लोग वैद्युत बल। वैद्युत बल, इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला दो कंडीशन में होगा, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हों, वायु में रखे हों, निर्वात या वायु में रखे हों।
तो उस कंडीशन में हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वैद्युत बल का, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन इसका मात्रक हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं कि जो Q1 और Q2 हैं ये क्या है, आवेश हैं। Q1 और Q2 क्या है, आवेश हैं। R क्या है, R आवेशों के बीच दूरी है, आवेशों के मध्य दूरी है। और 1/4πε0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा वैद्युत बल का फार्मूला जो है वो हमें मिल गया कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन जो होगी हमारी वो होगी जब दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, तो उस कंडीशन में जो वैद्युत बल का फार्मूला होगा वो होगा हमारा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मात्रक यहाँ भी न्यूटन होगा। अब इसमें जो नई चीज आई है वो है K। K क्या है, K माध्यम का परावैद्युतांक है, K माध्यम का परावैद्युतांक है जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक है, वायु निर्वात या वायु के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है। निर्वात या वायु के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसी मेटल के लिए यानी कि धातु के लिए जो K की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। किसी भी धातु के लिए जो K की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। और जल के लिए जो K की वैल्यू आप रखेंगे वो रखेंगे 80। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हम लोग देखते हैं ये एप्सिलॉन 0 ये क्या है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला है हमारा थर्ड फार्मूला, जो है वो है परावैद्युत की वैद्युतशीलता। परावैद्युत की वैद्युतशीलता। परावैद्युत की वैद्युतशीलता, इसको दिखाते हैं हम एप्सिलॉन से। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के, ये इसका फार्मूला होता है, जिसमें एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परावैद्युत की वैद्युतशीलता, ऊपर लिखा ही हुआ है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। के क्या है? के परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। और एप्सिलॉन निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। इस तरह से हमारा ये थर्ड फार्मूला भी है, इसे भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग अगले फार्मूले की ओर। अगला फार्मूला जो है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में संबंध हम लोग देखेंगे, जो हमारा अगला फार्मूला है। तो अगला फार्मूला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा फार्मूला जो है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला हमारा होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसका मात्रक देख लेते हैं। तो फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है, तो इसका मात्रक हो गया E का न्यूटन प्रति कूलाम। वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, ये भी फार्मूला हमारा हो गया। जब परीक्षण आवेश लेते हैं तो Q की जगह Q नॉट लिख देते हैं, ये चौथा फार्मूला हो गया। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब आइए चलते हैं हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला फार्मूला हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवें नंबर का फार्मूला है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, यूनिट आपकी वही रहेगी। अब आइए देखते हैं हम लोग 6 नंबर में जो फार्मूला है हमारा। 6 नंबर में जो फार्मूला है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता और
विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, ये होता है फार्मूला हमारा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें जो माइनस है वो ये दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है और दो पॉइंट है, एक इधर है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में अगर हम जाएंगे तो उस ओर जाने पर जो विभवान घटेगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इसमें मात्रक आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जब हम आंसर लिखते हैं तो उसके पहले मात्रक जरूर लिखते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं, इसी में एक फार्मूला और देख लें कि जो E का फार्मूला है वो dV अपॉन dr भी होता है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इसे भी नोट कर लीजिए। अब इसमें देख लेते हैं कि डेल्टा वी क्या है। डेल्टा वी विभवांतर है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपको पता ही है। अब आइए चलते हैं अगले फार्मूले में। अगला फार्मूला है हमारा 7 नंबर पर, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट इसकी जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, या इसी को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। अब इसमें W क्या है, ये वर्क है यानी कार्य है। Q क्या है, आवेश है। और डेल्टा V क्या है, ये विभवांतर है, ये विभवांतर है। अब देखिए, अगर इसी फार्मूले में हमें कैपिटल W की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आप Y मेथड लगा करके बड़े ही आसानी से कैपिटल W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे टॉप पर कौन है, तो ये W टॉप पर है। भाई वन में तो हम नहीं देख सकते ना कि टॉप पर कौन है, ये तो एक ट्रिक है। तो W जो है टॉप पर है तो इसको टॉप पर रखो और बाकी जो बचा उसको नीचे रख दीजिए, डेल्टा V और Q। अब देखिए इसमें अगर W की वैल्यू चाहिए तो W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू, Q की वैल्यू चाहिए तो W अपॉन डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू तो आपकी ये रखी हुई है। तो आइए इससे दो फार्मूले हमें और मिल गए कि W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, एक फार्मूला ये मिल गया। और इसमें अगर Q की वैल्यू पूछे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन डेल्टा V, W अपॉन डेल्टा V। ये हमारा अगला फार्मूला हो गया। इसकी यूनिट लिखना है तो कार्य की जो यूनिट होगी वो जूल होगी और आवेश की जो यूनिट होगी वो कूलाम होगी, आवेश की यूनिट कूलाम होगी। अब आइए आप इसे नोट कर लीजिए पहले
फिर हम लोग चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले नंबर के फार्मूले में, जो कि है पृष्ठ घनत्व से। मास पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग दिखाते हैं, इसका जो सिंबल है वो होता है सिग्मा, इसे छोटा सिग्मा कहते हैं। और फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठ घनत्व, क्यू आवेश है, ए एरिया है यानी क्षेत्रफल है, अब देखिए इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो आवेश की यूनिट होती है कूलाम, और जो क्षेत्रफल है एरिया, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सभी यूनिट एमकेएस सिस्टम में हम लोग लेंगे। तो ये हमारा 8वें नंबर का फार्मूला हो गया। अब इसमें भी 3 टर्म है, तो आप वाई मेथड लगाकर बड़े ही आसानी से क्यू की वैल्यू या ए की वैल्यू आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर तो क्यू है, तो क्यू को ऊपर रखिए, सिग्मा को यहाँ, ए को यहाँ पर। अब देखिए इससे 2 फार्मूले और मिल जाएंगे कि क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सिग्मा ए। अगला फार्मूला ये मिल गया। और ए, जो कि बहुत ही कम इसमें पूछा जाता है, ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा। ये देखिए, ये ट्रिकी वे हमारा बड़ा काम का है। इससे हम लोग 3 टर्म वाले जितने भी फार्मूले हैं उनसे अगले फार्मूले बड़े ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी कूलाम होगी, और इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। तो ये था हमारा पृष्ठ घनत्व से रिलेटेड फार्मूला। अब आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव का व्यंजक। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत विभव का व्यंजक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अगला फार्मूला है हमारा वैद्युत विभव, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक। ये क्या होता है? ये होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। यूनिट इसकी वोल्ट, यूनिट वोल्ट हो गई। अब इसमें Q क्या है? Q आवेश है, Q आवेश है, R दूरी है, और 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो हम पहले ही देख चुके हैं, 9 इंटू 10⁹। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूनिट रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको डिनोट करते हैं हम U से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं U से। U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला हो गया हमारा। यूनिट ऊर्जा, चाहे स्थितिज हो
चाहे गतिज हो, आपको उसका जो यूनिट रखना है वो जूल ही रखना। Q1 Q2 आवेश है, R डिस्टेंस है, ये भी पता है आपको। अब आइए अगला फार्मूला चलते हैं हम लोग विभव प्रवणता से आप नोट कर लीजिए।